आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करूंगा। और न्यू चैप्टर का हमारा नाम होगा जी। देखना बच्चे ध्यान से, पहले भी आपने ये शब्द शायद सुना हुआ है, इन्वेंट्री। और जब आपने स्टार्टिंग की थी अकाउंट्स की तो आप इन्वेंट्री को स्टॉक के नाम से भी जानते थे। स्टॉक और इन्वेंट्री ये हमारा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर मैं वेटेज की बात करूं तो 5 to 10 मार्क्स की वेटेज आपके एग्जाम में आ जाती है। 5-6 मार्क्स की मोस्टली वेटेज है, 10 तक बहुत कम चांस है कि जाएगा, लेकिन जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि जाएगा नहीं। इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा, छोटा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। 2 से 3 लेक्चर्स लगेंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो जैसा मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि हम एक चैप्टर बड़ा करेंगे फिर छोटा करेंगे। अब हम इन्वेंट्री करेंगे, इन्वेंट्री के बाद फिर हम लोग फाइनल अकाउंट्स करेंगे, ताकि मिक्स चलता रहे, आप लोग भी बोर ना हो, मैं भी बोर ना हो। इन्वेंट्री इन्वेंट्री इन्वेंट्री। अच्छा, आपने एक वर्ड सुना है, लगातार आपके पास एक वर्ड आता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सुना है आप लोगों ने? हाँ सर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या काम करता है हमारे अकाउंट्स में? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वही काम करता है जो एक आईपीसी सेक्शन करता है। अगर ऐसा होगा तो ये करना है, ऐसा होगा तो ये करना है। जितनी भी आपके अकाउंटिंग के रूल्स रेगुलेशंस लिखी हुई हैं, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन कहाँ लिखी हुई है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में लिखी हुई है। और बेसिकली ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन देता है आपको? इशूड बाय ICAI, हमारा आपका सबका प्यारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इशू करता है टाइम टू टाइम। आज के सिनेरियो में 32-33 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं। अलग अलग चीजों पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। जैसे अगर मैं इन्वेंट्री की बात करूं तो इन्वेंट्री पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है 2, AS2 ऑन इन्वेंट्री। अब AS2 ऑन इन्वेंट्री क्या कहता है? AS2 ऑन इन्वेंट्री का मतलब है कि अगर आपको इन्वेंट्री के बारे में कुछ भी जानना है कि भाई इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसे होगी, इन्वेंट्री को हमें कहां पर दिखाना है, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करना क्यों जरूरी है, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन किस मेथड से होगी, क्या क्या मेथड फॉलो किए जा सकते हैं, ये सारी बातें जानने के लिए आप जाएंगे किसके पास? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के पास। AS2 आपको बताएगा, इन्वेंट्री से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर करता है। हर एक के अपने AS होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 किस पे लगता है? पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? कैश फ्लो स्टेटमेंट। जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसी तरीके से आपने AS पढ़ा था, AS10 याद है? फिक्स्ड एसेट पे लगता है। ये वो AS बता रहा हूं जो आपके कोर्स में थे 12th में। एक AS आपने सुना होगा, AS26, गुडविल के रिगार्डिंग आपने पढ़ा था, इंटेंजिबल एसेट्स। और भी AS हैं अलग अलग। डेप्रिसिएशन पे किसी टाइम पर लगा करता था AS6, किसी टाइम पर, अब नहीं है। तो ये AS हैं जो कि अलग अलग जगह काम करते हैं। मैं अभी इनको डिलीट कर रहा हूं, अभी मेरे काम के नहीं है, आप बेकार में कंफ्यूज हो गए। ये तो बस मैंने आपको समझाया था कि हाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं। अभी हमारे काम का क्या है? सिर्फ कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है वो लगेगा, किस पर लगेगा? इन्वेंट्री पे लगेगा। अभी हमारे काम का सिर्फ इतना है। अब मैं आपसे बात करता हूं मीनिंग
ऑफ इन्वेंट्री। बेसिकली इन्वेंट्री क्या है आप बता सकते हैं हिंदी भाषा में? इन्वेंट्री क्या है या स्टॉक क्या है? सोनिया एब्सेंट है आज, ठीक है। कोई भी बताना चाहता हो? कोई नहीं बताना चाहता? मैं बताता हूं। लेमन लैंग्वेज क्या कहती है? इन्वेंट्री मींस एनी आइटम हेल्ड बाय बिजनेस फॉर। कोई भी आइटम जो बिजनेस ने रोका हुआ है, या मैं बोलूं रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? कोई भी आइटम क्यों रखा हुआ है बिजनेस ने? या तो रखा हुआ है फॉर रीसेल, वो उसको रीसेल करेगा मार्केट में, या फिर हम उसको यूज करेंगे किस लिए? प्रोडक्शन प्रोसेस में। हम उसे यूज करेंगे किस में? प्रोडक्शन प्रोसेस में। या फिर फॉर कंजम्पशन। तीन यूज हो सकते हैं जी आपके इन्वेंट्री के। आपने आइटम रखा हुआ है अपने पास, क्यों रखा हुआ है? क्योंकि आप उसको आज नहीं तो कल बेचोगे। यहां पे मैं किसकी बात कर रहा हूं? यहां पे मैं बेसिकली बात कर रहा हूं फिनिश्ड गुड्स की। वो गुड्स जो मेरे पास रखा हुआ है और अब कभी भी बेचूंगा, मैं उनको कभी भी बेच सकता हूं। फिनिश्ड गुड्स। यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस का क्या मतलब है? वो आइटम जो मैंने खरीदा है और जिससे मैं फिनिश्ड गुड्स बनाऊंगा, यानी कि मेरा रॉ मटेरियल। कंजम्पशन में बेसिकली आता है आपके पास स्टोर्स एंड स्पेयर्स। स्टोर्स एंड स्पेयर्स। ये स्टोर्स एंड स्पेयर्स में स्टोर्स का क्या मतलब है? स्टोर्स का बेसिकली मतलब हो गया औजार, या मैं बोलूं कोई भी ऐसा आइटम जो यूज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और उस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे चलाने के लिए मुझे कहीं ना कहीं वायर्स की जरूरत पड़ती रहती है। कभी वायर कहीं की खराब हो गई, कभी कहीं की खराब हो गई, तो स्विचेस वायर मुझे इसकी जरूरत पड़ती रहती है। तो मैंने उसका स्टॉक निकालकर अपने पास रख लिया। देखो, अब ये मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये मेरा बिजनेस है, ठीक है। इस बिजनेस को चलाने के लिए मुझे एक टैबलेट चाहिए, या मैं कहूँ एक लैपटॉप चाहिए, और साथ ही साथ जिससे मैं लिखता हूं आप लोगों के लिए वो स्टाइलस चाहिए, वो पेन चाहिए। अब इस पेन को रन करने के लिए, अपने आप रन नहीं होगा ये पेन, इस पेन को रन करने के लिए मुझे ये बैटरी चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है मैं बैटरी एक ही खरीद के लाऊंगा मार्केट से। तो मैंने क्या किया, 4 से 5 पैकेट, यानी कहीं ना कहीं 30-35 बैटरी एक बारी में परचेज कर ली, और ताकि तब अगर एक खराब हो तो मैं दूसरी का यूज कर लूं, क्लास डिस्टर्ब ना हो। तो ये मेरा क्या हो गया? एक तरीके से स्टोर्स स्पेयर्स हो गया, कि मेरे औजार हो गए, मेरे स्पेयर पार्ट्स हो गए जो मैंने रखे हुए हैं, समय पड़ने पर मैं उनको यूज में लाता हूं। तो इन्वेंट्री बेसिकली तीन चीजों को कवर कर रही है। आपके फिनिश्ड गुड्स को हेल्ड फॉर रीसेल, आपके रॉ मटेरियल को टू बी यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस, जो आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होगा, और तीसरा स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स, वो मैंने आपको दिखाया कि आपके औजार, या मैं बोलूं आपका कोई भी ऐसा आइटम जो यूज होता है और अचानक उसकी जरूरत पड़ेगी तो आपके पास होना चाहिए। बताइए, मुझे कंफर्म कीजिए कि समझ आया मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री? हाँ सर। यस सर। ठीक है जी। अब मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री के बाद मेरे पास आता है वैल्यूएशन रूल। या चलो वैल्यूएशन रूल नहीं देखते, पहले मैं आपके साथ एक बार डिस्कस करता हूं, हालांकि इसी पॉइंट की बात करूंगा लेकिन दोबारा अलग तरीके से। टाइप ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के टाइप क्या हैं? इन्वेंट्री के टाइप क्या हैं? इन्वेंट्री किस टाइप की होगी ये डिपेंड करेगा कि हम किस बिजनेस की बात कर रहे हैं।
क्या हम ऐसे बिजनेस की बात कर रहे हैं जहां पर मैन्युफैक्चरिंग है, या फिर हम सिंपल किसी ट्रेडिंग बिजनेस की बात कर रहे हैं, या फिर हम सिंपल किसी ट्रेडिंग बिजनेस की बात कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है बच्चे, मैन्युफैक्चरिंग में मैं लेकर आता हूं सबसे पहले रॉ मटेरियल, है ना। उस रॉ मटेरियल को जब मैं बनाना स्टार्ट करता हूं तो मेरे पास पहले बनता है क्या, WIP। WIP के बाद जो अगली स्टेज आती है वो आती है फिनिश्ड गुड्स। जो अगली आती है वो आती है फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स के अलावा, फिनिश्ड गुड्स के अलावा मेरे पास अभी मैंने आपको बताया क्या हो सकता है, स्टोर्स हो सकते हैं, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। लेकिन ये सारी चीजें कहां पर होंगी, जब मैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हूं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस समझते हैं आप, जहां मैं किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं। अगर मैं सिर्फ ट्रेडिंग बिजनेस में हूं, ट्रेडिंग बिजनेस से मेरा मतलब है कि मैं गुड्स को परचेज करता हूं और परचेज करके उसको आगे बेच देता हूं। यानी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ हमेशा क्या रहता है, अगर है तो मेरे पास रहेगा सिर्फ फिनिश्ड गुड्स। भाई मेरे पास रॉ मटेरियल का कोई काम नहीं होगा, मेरे पास वर्क इन प्रोग्रेस नहीं होगा, WIP नहीं होगा, मेरे पास कोई स्टोर्स या स्पेयर्स नहीं होंगे। मेरे पास सीधा सीधा गुड्स आता है, फिनिश्ड गुड्स आता है, और वही फिनिश्ड गुड्स आगे मैं सोल्ड आउट कर देता हूं। वही फिनिश्ड गुड्स आगे मैं सोल्ड आउट कर देता हूं। बताइए जी, टाइप ऑफ इन्वेंट्री क्लियर है? यस सर। ठीक है जी। हाँ सर। अब टाइप ऑफ इन्वेंट्री के बाद मेरे पास जो रूल आता है वो आता है वैल्यूएशन रूल, कि मैं अपनी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसे करूंगा। वैल्यूएशन तो पता होगी आपको, 11th में पढ़ी थी आपने। वैल्यूएशन रूल कहता है आपके पास जो भी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, आप उस इन्वेंट्री की दो चीजें चेक करो। एक, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू। नहीं सर, थोड़ा सा सही जा रहे हो पर थोड़ा सा गलत है। एक उसकी कॉस्ट, एक उसकी कॉस्ट, और एक होती है उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू। एक होती है कॉस्ट एंड एक होती है आपके पास नेट रियलाइजेबल वैल्यू। एक होती है कॉस्ट और एक होती है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। और रूल क्या कहता है, रूल कहता है आप शो करोगे इन दोनों में से जो भी इज लोअर या लेस, जो भी कम होगा, दोनों में से जो भी कम होगा आप उस पर अपनी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन को शो करोगे। कॉस्ट या NRV दोनों में से जो भी कम होगा। आप मुझे बता सकते हैं कॉस्ट क्या होगी? जिसमें अपने को पड़ा खरीदा अपन ने, जितने में अपन ने खरीदा। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इंक्लूड, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में क्या क्या इंक्लूड होगा? पहला, परचेज प्राइस ऑफ इन्वेंट्री, जितने का आपने खरीदा वो, प्लस डायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड फॉर इन्वेंट्री। डायरेक्टली उस इन्वेंट्री को खरीदने में आपका जो खर्चा हुआ वो, प्लस पूरा ही लिखता हूं, अभी आपको समझ नहीं आएगा वरना। आ जाएगा आउटस्टैंडिंग। नहीं, आउटस्टैंडिंग नहीं है, आउटस्टैंडिंग नहीं है वो। मैं बताता हूं, मैंने पेन खोला, आपकी नजर लग गई, इसको बताओ।
ओवरहेड्स, समझते हैं ओवरहेड? ओवरहेड बोलते हैं हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को, एपोर्शनड। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अपोर्शन, अपोर्शन का भी मतलब बताता हूं अभी आपको क्या है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके साथ। एग्जांपल, कैलकुलेट इन्वेंट्री कॉस्ट। यूनिट्स परचेज्ड 10,000, प्राइस पर यूनिट ₹10, 3, कमीशन पेड फॉर परचेजिंग, आपने परचेज किया, उसकी कमीशन आपको देनी पड़ी 10%। फोर्थ, कैरिएज पेड ₹20,000, but vehicle carry 10,000 extra units for, या मैं कहता हूं ऑफ एनी अदर पर्सन। आपको कॉस्ट निकालनी है, आपको कॉस्ट निकालनी है। क्या कहता है, आपकी यूनिट जो परचेज हुई वो 10,000 है, प्राइस पर यूनिट है 10 रुपए, तो कॉस्ट क्या हो गई, यानी मैं कहता हूं परचेज प्राइस क्या हो गया, परचेज प्राइस 10,000 यूनिट इंटू 10, 1,00,000, ये तो मेरा परचेज प्राइस हो गया। मेरा जो डायरेक्ट एक्सपेंस है, जो पर्टिकुलरली उसी चीज पे लगा है, वो है डायरेक्ट एक्सपेंस कमीशन एट द रेट ऑफ 10%, 10,000, 1,00,000 कमीशन 10%, 10,000, 1,10,000 तो ये हो गया। फिर ओवरहेड यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अब आपने जो टोटल खर्चा करा इसके बाद वो 20,000 था, लेकिन उस 20,000 में आप जिस व्हीकल का कैरियज पे कर रहे हो उसमें 10,000 एक्स्ट्रा यूनिट किसी और की भी थी, यानी पूरा 20,000 मेरे हिस्से में नहीं आएगा, पूरा 20,000 मेरे हिस्से में नहीं आएगा। 20,000 कितनी यूनिट्स पर हैं, 20,000 यूनिट्स पर हैं, उसमें से मेरी यूनिट्स कितनी है, 10,000 यूनिट्स हैं, तो कितना हो गया ये 10,000, इसकी कॉस्ट आ गई 1,20,000। तो अपोर्शन का मतलब ये होता है कि एक तो वो खर्चा होगा जो डायरेक्टली उसी इन्वेंट्री से लिंक करता है, उसे तो आप उसमें डायरेक्ट ऐड कर दोगे। एक ऐसा खर्चा होगा जो डायरेक्टली उस इन्वेंट्री से लिंक नहीं करता है, तो उसका आप अपोर्शन करोगे, यानी आप उसका अपना हिस्सा देखोगे, आपका हिस्सा कितना है वो ऐड करोगे। बताइए जी, कॉस्ट क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब इसी में ही कॉस्ट मैंने आपको बताई, अब मैं आपसे बात करूंगा एनआरवी की। नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होता है, बता सकते हैं? मतलब बेचने पे जो मिलेगा। नेट रियलाइजेबल वैल्यू, बिल्कुल ठीक बोला आपने, बेचने पे जो आपको मिलेगा, यानी बेचेंगे तब, आज नहीं, आज नहीं बेच रहे, जब बेचेंगे तब देखेंगे। यानी मैं कह सकता हूं जो मेरा एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस है उसमें से एक्सपेक्टेड, उसे बेचने में जो खर्चा होगा
एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंस हटा दो, तो जो आपका बचा वो क्या कहलाएगा? एनआरवी कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? एनआरवी कहलाएगा। अब दोनों में से जो भी छोटा होगा, चाहे एनआरवी हो चाहे कॉस्ट हो, दोनों में से जो भी छोटा होगा उस पर आप अपनी इन्वेंट्री को शो करोगे। आपको पता है हम ऐसा शो करते हैं, ये हमें चलो आज तो AS2 ने बोल दिया, आज तो हम लोग कह देते हैं जी AS2 में लिखा है, बट ये चीज तो हमने 11th में पढ़ ली थी। तो जब हमने 11th में पढ़ी थी ना, तो पता है क्यों पढ़ी थी? क्या कंसेप्ट था उसके पीछे? एज पर प्रूडेंस कंसेप्ट, याद है आप लोगों को प्रूडेंस कंसेप्ट? Do not anticipate for profit but provide for all possible losses. पॉसिबल लॉसेस। अगर मैं एक इन्वेंट्री आज 1 लाख की लाया, लेकिन मुझे पता है कि यार अगले साल ये सिर्फ 80,000 की सोल्ड होगी, तो इसका मतलब मेरा लॉस होने वाला है नेक्स्ट ईयर, तो मैं नेक्स्ट ईयर का वेट नहीं करूंगा, मैं उसे आज ही अपनी एनआरवी पे शो कर दूंगा। लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि उसकी एनआरवी 2 लाख होगी या 1.5 लाख होगी, तो मैं उसको कॉस्ट पे ही रखूंगा, क्योंकि अगर मैं एनआरवी पे दिखाता हूं तो मैं अपना प्रॉफिट शो कर रहा हूं, विच इज नॉट अलाउड एज पर प्रूडेंस कंसेप्ट। तो ये भी ध्यान रखना कि ये जो वैल्यूएशन रूल है, ये प्रूडेंस कंसेप्ट को कहीं ना कहीं फॉलो करते हुए बनाया गया है। मैंने आपको टाइम नहीं दिया था, एक बार प्लीज इसको नोट करेंगे। और स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, नोटिंग करनी है। स्क्रॉल करने के लिए बोल देना जब हो जाए तो। नोट करो फटाफट सभी लोग। नोट नहीं करोगे तो माता रानी पाप लगाएगी, ध्यान रखना। सर थोड़ा स्क्रॉल करना। पेज व्यूज में देखते हैं अगर आता है तो। कुछ खास तो नहीं है, बट चलो कुछ तो मदद मिलेगी। सर थोड़ा और नीचे करना। पूरा कर दूं? हाँ सर।
हो गया सर। सबका हो गया? नहीं सर, रहता है थोड़ा। बता देना सर जब हो जाए प्लीज। सर आपने एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस के नीचे क्या लिखा है? NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू की शॉर्ट फॉर्म। ओके सर, डन। चलिए जी, तो उम्मीद करता हूं बाकियों का भी हो गया होगा, नहीं हो गया हो तो बता दीजिए प्लीज। अब मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कुछ पॉइंट्स, अब मैं आगे बढ़ता हूं। वैल्यूएशन बताई, कॉस्ट कैसे निकलेगी वो बताया, कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड हुआ वो बताया बेसिकली। अब एक सवाल उठता है कि सर हमें वैल्यूएशन करनी ही क्यों है? नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, हमें इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करनी ही क्यों है? ऐसा क्या हुआ है कि भाई हमें इन्वेंट्री दिखानी है? आप इन्वेंट्री कहां कहां दिखाते हो? और इन्वेंट्री का जब मैं बात करूंगा ना, तो इन्वेंट्री से मेरा मतलब होगा कहीं ना कहीं क्लोजिंग इन्वेंट्री, ध्यान रखना, क्योंकि क्लोजिंग होती है ओपनिंग बनती है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की मैं बात कर रहा हूं आपसे। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो कहां दिखाते हैं हम? सबसे पहले मैं बोलता हूं कि भाई हमें इन्वेंट्री चाहिए, क्यों चाहिए? ताकि हमें प्रॉफिट पता लग जाए, फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट और लॉस। बता सकते हो कैसे? प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए इन्वेंट्री का क्या रोल है? सर वो ट्रेडिंग अकाउंट सर ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर होता है। जी, आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हो, ट्रेडिंग अकाउंट में यूज होता है। या मैं ऐसे बोलूं कि आपका जो प्रॉफिट होता है, ग्रॉस प्रॉफिट, उसका एक फॉर्मूला होता है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, है ना? ये फॉर्मूला होता है। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का अपना एक फॉर्मूला होता है, ओपनिंग स्टॉक। तो ये स्टॉक आ गया, इन्वेंट्री आ गई, प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा तो मेरा सीओजीएस नहीं निकलेगा, सीओजीएस नहीं निकलेगा तो जीपी नहीं निकलेगा। आप ऐसे भी कह सकते हो कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग ओपनिंग स्टॉक को डेबिट करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट करते हैं। तो अगर मेरे पास इन्वेंट्री नहीं होगी तो मैं सही प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा।
अच्छा एक चीज बताओगे मेरे को, देखते हैं कितना अकाउंट्स पढ़कर आए हैं आप लोग। आप ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो एक, मैंने इसी साल एक बिजनेस स्टार्ट किया, और मैंने ओपनिंग स्टॉक तो था नहीं, मैंने परचेजेस की 10 लाख की, उसमें से कुछ सेल हो गई और मेरे पास कुछ क्लोजिंग स्टॉक बचता है, मान लो 2 लाख का। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि हम क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड पर क्यों दिखाते हैं? मेरा सवाल आपसे यह है कि हम क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड पर क्यों दिखा रहे हैं? कोई महारथी जो इसका जवाब जानता हो। आपने एक कंसेप्ट पढ़ा था, कंसेप्ट का नाम था मैचिंग कंसेप्ट, याद है? हाँ, क्या कहता था? इस साल के घटे इस साल का जो आप रेवेन्यू शो कर रहे हो, उस रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं, उस रेवेन्यू से रिलेटेड वो सेम ईयर में दिखने चाहिए। अब अगर मैंने परचेज किया और मैंने 10 लाख का परचेज किया और मैंने उसको डेबिट किया, यानी मैंने कहीं ना कहीं अपना खर्चा दिखा दिया, मैंने अपना खर्चा इंक्रीज कर दिया, लेकिन क्या वो 10 लाख का माल बिक गया? नहीं सर, वो 10 लाख का माल नहीं बिका। जितने का बिका वो यहां आ गया, लेकिन उसमें से कुछ ऐसा है जो नहीं बिका। अगर जो नहीं बिका तो वो आप इस साल अपना खर्चा शो नहीं कर सकते, तो हम उसे खर्चे को हटाते हुए क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक बना लेते हैं। और जब हम लोग नेक्स्ट ईयर में आते हैं तो नेक्स्ट ईयर में हमारा यही क्लोजिंग स्टॉक क्या बन जाता है? ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। और फिर आप इस साल जब सेल करते हो तो इस सेल में ये वाला क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक इंक्लूड हो जाता है। आती है कहानी समझ? ज्योति, यस सर। क्लियर हुआ कुछ? कनिष्का? यस सर। ठीक है, थोड़ा सा अपने को, सॉरी रिपीट कर दो। मैं रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन मैंने ये पूछा था कि हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड क्यों दिखाते हैं, तो मैं उसका लॉजिक, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री है तो मैं इसलिए चैप्टर में उसको कवर किया मैंने। तो मैंने जवाब ये दिया कि भाई आप लोगों ने क्लास 11th में कंसेप्ट पढ़ा था मैचिंग कंसेप्ट, और मैचिंग कंसेप्ट बड़े सरल शब्दों में ये बोलता था कि अगर आपका कोई पर्टिकुलर रेवेन्यू आप शो कर रहे हो उस पर्टिकुलर ईयर में, तो उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो खर्चा हुआ होता है वो भी इसी ईयर में शो होगा, जो खर्चा हुआ होता है वो भी इसी ईयर में शो होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा खर्चा है जिसका रेवेन्यू इस ईयर में जनरेट नहीं हुआ, तो वो एक्सपेंस भी इस ईयर में शो नहीं होता था। इसीलिए आप लोग एडवांस भी डालते थे, एडवांस इंश्योरेंस, कि अगर आपने कोई खर्चा एडवांस में कर दिया तो मैं उसे खर्चा नहीं मानता था। क्यों? क्योंकि वो खर्चा इस ईयर का नहीं है, क्योंकि उससे रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ इस ईयर में। ऐसे ही अगर मैंने परचेस की 10 लाख की और उस 10 लाख में से 8 लाख की परचेस में बेच चुका हूं, सेल्स बना चुका हूं, और वो 8 लाख की सेल मैंने 12 लाख में की, मान के चलो, मान लो यहां पे मैं लिख देता हूं 12 लाख की सेल हुई, तो 8 लाख वाला आइटम मैंने 12 लाख में बेच दिया, लेकिन 2 लाख वाला आइटम तो अभी भी मेरे पास बच रहा है ना, तो मेरे को उसको वहां से हटाना पड़ेगा परचेजिस से, क्योंकि वो इस पर्टिकुलर ईयर में सोल्ड आउट नहीं हुआ। तो मैं उसको खत्म करने के लिए, यानी अपने खर्चे को कम करने के लिए क्या करता हूं, उसे क्रेडिट में डाल देता हूं। नेक्स्ट ईयर यही क्लोजिंग स्टॉक मेरा ओपनिंग स्टॉक बनता है, और जब नेक्स्ट ईयर सेल होगी ना, तो पहले इस ओपनिंग स्टॉक की सेल होगी, तो नेक्स्ट ईयर ये ओपनिंग स्टॉक की सेल में इंक्लूड होगा जो भी यहां पर अमाउंट होगा। तो इसीलिए उस ईयर में, इसीलिए आप देखो हमेशा बोलते हैं कि ओपनिंग स्टॉक हमारा खर्चा है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक हमारा खर्चा नहीं है। क्यों हम ओपनिंग स्टॉक को खर्चा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक हम उस ईयर में शो कर रहे हैं जिस ईयर में वो ओपनिंग स्टॉक बिकने वाला है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक उस ईयर में सोल्ड आउट नहीं होता। बोलो जल्दी बोलो। ओके सर। तो थोड़ा सा, क्लोजिंग स्टॉक क्या है सर? क्लोजिंग स्टॉक आपका बेसिकली खर्चे को कम कर दिया गया, या मैं उसको इनकम भी बोल सकता हूँ एक बार को।
हालांकि मेन जो उसका है वो ये है कि मेरा खर्चा कम हो रहा है। मैंने परचेजेस 10 लाख की 2 लाख उसमें से रह गया, 2 लाख उसमें से रह गया। अगर मैं 10 लाख की परचेज कर रहा हूँ, 12 की बेच रहा हूँ, तो आपको लगेगा सर 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि 2 लाख का माल तो अभी बिका ही नहीं। तो फिर मैं क्या बोलूंगा कि भाई परचेजेस 8 वाली बिकी हैं, 8 लाख की परचेजेस मैंने 12 में बेची, तो 4 का प्रॉफिट हुआ। तो बेसिकली क्लोजिंग स्टॉक आपके खर्चे को कम करता है, खर्चे को कम करता है तो आप कह सकते हो कि इनकम भी है। हाँ या ना में जवाब चाहिए होगा तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। हाँ सर। तो इसीलिए मैंने लिखा फॉर कैलकुलेटिंग करेक्ट प्रॉफिट या लॉस। आपका सही प्रॉफिट या लॉस आए उसके लिए क्लोजिंग स्टॉक सही जगह पर सही अमाउंट के साथ नजर आना बहुत जरूरी है। दूसरा, फोर मेजरिंग पोजीशन। पोजीशन समझते हैं? पोजीशन, पोजीशन का मतलब होता है एसेट एंड लायबिलिटी। तो भाई अब क्लोजिंग स्टॉक तो मेरा मेन एसेट है, क्लोजिंग स्टॉक तो मेरा मेन एसेट है। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर मेरा एसेट है तो मैं कह सकता हूं इन्वेंट्री इज पार्ट ऑफ करंट एसेट। तो वहां पे भी अगर हम सही इन्वेंट्री सही अमाउंट के साथ डालेंगे तभी हमें सही करंट एसेट पता लगेगा, तभी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन सही निकल कर आएगी। और क्या हो सकता है? फॉर मेजरिंग लिक्विडिटी पोजीशन। लिक्विडिटी पोजीशन समझते हैं आप लोग? हाँ सर। कैश की इनफ्लो। कैश का इनफ्लो नहीं, और कुछ बताओ। सर मतलब जो चीजें जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं वो चीजों। नहीं, आप लिक्विडिटी का मतलब बता रहे हो, मैं लिक्विडिटी पोजीशन का मतलब पूछ रहा हूँ, या लिक्विडिटी सिचुएशन का मतलब पूछ रहा हूँ। जब कैश में कन्वर्ट किए जाएंगी तब मतलब कैसा होगा, क्या प्राइस होगा? सर वो तो आपका लिक्विडिटी का मतलब हो गया कि कोई एसेट लिक्विड है कि नहीं है, वो आप उसका मतलब बता रहे हो। लिक्विडिटी पोजीशन या हमारे पास बोलिए। मतलब हमारे पास कितनी चीजें हैं जो हम जल्दी कन्वर्ट कर पाएंगे शायद। मैं बताता हूँ हाउ एफिशिएंटली वी कैन रीपे आर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। कितनी एफिशिएंटली, कितने अच्छे तरीके से हम अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज यानी हम अपनी करंट लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर पा रहे हैं, उसे हमारी लिक्विडिटी पोजीशन कहा जाता है। और लिक्विडिटी पोजीशन कैलकुलेट करने के लिए हमारी जो एक मेन हमारे पास होती है वो होती है लिक्विडिटी रेशियोज। याद है आपको? हाँ यस सर। और लिक्विडिटी रेशियो में जो मेन हमारी एक रेशियो होती थी वो होती थी करंट एसेट अपॉन में करंट ऑन लायबिलिटी। करंट। एंड करंट एसेट ऑलवेज इंक्लूड इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री आपके लिक्विड एसेट्स का बेसिकली पार्ट है, करंट एसेट का पार्ट है। तो अगर हमारे पास सही करंट एसेट नहीं होगा, सही हमने स्टॉक को मेंटेन नहीं करा होगा, तो हमारी लिक्विडिटी पोजीशन पे अफेक्ट पड़ सकता है। फोर्थ, लीगल कंप्लायंस। इट इज कंपल्सरी टू फॉलो AS2। सर ये कंपल्सरी है कि आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 फॉलो करना पड़ेगा, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अकॉर्डिंग आपको अपनी इन्वेंट्री को शो करना पड़ेगा। ये कंपल्सरी है। अब मैं आप लोगों के साथ अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ रहा हूं, और जहां से मेरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अब शुरू होगा। इन्वेंट्री क्या है, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन रूल क्या है, कॉस्ट कैसे निकलेगी, NRV क्या है, इन्वेंट्री को मेजर करना जरूरी क्यों है, ये इन्वेंट्री कितने टाइप की होती है, ये सब मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब बात आती है हमारे पास वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, या मैं कहूं मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ
इन्वेंट्री। मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के क्या मेथड है? अलग अलग मेथड हैं जी। एक तो कहलाता है हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, एक होता है आपके पास नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। हिस्टोरिकल में भी इफ inventory is ordinarily interchangeable, if inventory is not interchangeable। इसमें आता है आपके पास स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, इसमें नंबर ऑफ मेथड्स आते हैं हमारे पास। एक कहलाता है फीफो, एक कहलाता है लीफो, एक कहलाता है एवरेज प्राइस, एक कहलाता है वेटेड एवरेज प्राइस। अगर मैं नॉन हिस्टोरिकल की बात करूं, इसमें सिर्फ एक है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस। देखो जी, ये मेथड है आपके पास। पहला एक को कहा गया हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, एक को कहा गया नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। नॉन हिस्टोरिकल बेसिकली क्या है? एडजस्टेड सेलिंग प्राइस, जब कराऊंगा तब बताऊंगा। हिस्टोरिकल कॉस्ट में जो उनकी पुरानी कॉस्ट है हम उसको कवर करते हैं, उसको उसके हिसाब से चलते हैं। तो वहां पे हमें ये देखना होता है क्या इन्वेंट्री ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल है। मान लीजिए मेरा कई दिनों के बाद नहाने का मन किया, मैं नहाता नहीं हूँ रेगुलर ना, कौन नहाएगा यार रोज रोज उठ के। मैंने कहा यार आज संडे है, आज तो चलो नहा ही लेते हैं। लेकिन जब मैं बाथरूम में घुसा तो मैंने देखा कि यार मेरे पास जो है ना साबुन नहीं है, सोप नहीं है, मेरे पास साबुन शैम्पू कुछ नहीं है। तो मैं दुकान पे गया और मैंने दुकान पे जाके उनसे बोला कि भाई मुझे साबुन दे दो। उन्होंने बोला कौन सी दे दूं? मैंने कहा एक काम करो आप कौन सी ले लो यार, क्या होती है, डव दे दो, डव दे दो। मैंने कहा चलो डव ही दे दो आप। उन्होंने कहा डव तो नहीं है। अब मैं ये थोड़ी कहूंगा कि यार डव नहीं है तो मैं नहीं नहा रहा भाई, आज नहाऊंगा तो डव से नहाऊंगा वरना नहीं नहाऊंगा। नहीं, मैंने बोला यार अंकल जी आप पे जो भी हो वो दे दो। उन्होंने कहा भाई ये है लक्स है, लक्स चलेगी? मैंने कहा चलेगी जी। इंटरचेंजेबल है, मैं लेने क्या गया हूं, कुछ भी मिल जाए चलेगा। आप कई बार टूथपेस्ट लेने जाते हो, अगर मेडिकल रिकमेंडेशन नहीं है कोई तो आप नॉर्मल कोई भी टूथपेस्ट ला सकते हो। ये इंटरचेंजेबल आइटम्स हैं बेसिकली, एक से दूसरे इंटरचेंजेबल है, सब्स्टिट्यूट आइटम्स है जिसको हम बोलते हैं। नॉन, अगर मैं कहता हूं इन्वेंट्री नॉट इंटरचेंजेबल है, नॉट इंटरचेंजेबल का क्या मतलब है? मैं घर बना रहा हूं, घर बनाने के लिए मुझे बिल्डिंग मटेरियल चाहिए, जैसे सीमेंट चाहिए, ब्रिक्स चाहिए, आयरन चाहिए, ये सारा चीज मुझे चाहिए। अब ये सब चाहने के लिए मैं पहुंचा भैया एक बिल्डर की शॉप पे, मैंने बोला मुझे ना ब्रिक्स चाहिए, मुझे ईंटें चाहिए 4 ट्रक। तो उसने कहा ईंटें तो नहीं है, काम करो सीमेंट ले जाओ। क्या ऐसा हो सकता है? क्यों होगा सर ऐसा? अगर मुझे ईंटें चाहिए तो मैं ईंटें लूंगा ना, मैं सीमेंट अलग लूंगा। इंटरचेंजेबल नहीं है। तो अगर आपका आइटम इंटरचेंजेबल नहीं है तो फिर तो वो अपने आप में एक यूनिक आइटम है, और जो उसकी कॉस्ट है वो कॉस्ट किसी और से मैच ही नहीं करेगी। तो आप उस पर रूल लगाओगे स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड का
हालांकि ये मेथड आपको कोर्स में कहीं नहीं पढ़ना, बस आपको याद रखना कि अगर इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल नहीं है तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, नाम से ही पता लग रहा है कि जो भी स्पेसिफिक आपके पास इन्वेंट्री है उसकी उसका जो प्राइस है वो उठा लो, बस उसमें कोई मेथड की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल है तो वहां पर नंबर ऑफ मेथड है आपके पास। जैसे एक मेथड है आपके पास फीफो। फीफो से मेरा मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया वो पहले गया, जो पहले आया वो पहले गया। फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो पहले आएगा मैं पहले उसे ही बेचूंगा। लीफो कहता है जो बाद में आएगा वो पहले जाएगा, जो बाद में आएगा वो पहले जाएगा, ये लीफो कहता है। एवरेज और वेटेड प्राइस अलग चीज है। तो एक हो गया फीफो, एक हो गया लीफो, एक हो गया एवरेज प्राइस, एक हो गया वेटेड एवरेज। और एडजस्टेड सेलिंग प्राइस अलग चलेगा, नॉन हिस्टोरिकल जब कराऊंगा तब कराऊंगा। अब इनमें भी हमें ये नीचे वाले पढ़ने हैं, फीफो, लीफो, एवरेज, वेटेड एवरेज। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन बेसिकली हमको नहीं पढ़ना होता क्योंकि वो कोई मेथड नहीं है, उसमें सिंपल बोला गया है जिसका आपके पास स्टॉक देख लो, जिसका जो प्राइस है वो उसकी कॉस्ट है। यहां पर कॉस्ट निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग है। एक बार इसको नोट करिएगा, फिर मैं इसके मेथड आपके साथ स्टार्ट करूंगा। एक बार इसको प्लीज नोट कीजिएगा। यहां से है ये नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। सर थोड़ा नीचे करना।
हो गया सर। सबका हो गया? यस सर। यस नहीं सर। सर। अब ना एक एग्जांपल देखते हैं इसी के ऊपर, जिसमें कि मैं सारे मेथड्स को एक बार कवर करता हूँ, ये फीफो लिफो वेटेड एवरेज। एक एग्जांपल देखते हैं जरा। यूनिट्स परचेज, डेट गिवन है, यूनिट्स गिवन है, प्राइस गिवन है। मान लो मैंने 1 जनवरी 2020 को 100 यूनिट परचेज की 10 रुपए के हिसाब से। फिर मैंने 1 फरवरी 2020 को 50 यूनिट परचेज की 50 रुपए के हिसाब से। फिर मैंने 31 मार्च 2020 को 70 यूनिट परचेज की 40 के हिसाब से। 1 मई 2020 को मैंने 25 यूनिट परचेज की 60 के हिसाब से। ये अलग अलग चल रहा है हमारे पास। एक और उठा लो कोई। 20 मई 2020 को मैंने 150 यूनिट परचेज की, या 150 रहने दो, थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। एक 125 ही कर लो सर। 55 कर लेते हैं सर। 55 यूनिट परचेज की 30 के हिसाब से। ठीक है जी। अब यूनिट्स सोल्ड या इशूड ड्यूरिंग पीरियड। अब मेरे पास अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो टोटल यूनिट 300 आ रही होंगी। सबको अगर मैं प्लस करता हूं तो मेरे पास 300 यूनिट आ रही होंगी। मैं कहता हूं मैंने इस 300 में से 250 यूनिट सोल्ड कर चुका हूं अब तक। अगर मैं 250 यूनिट सोल्ड कर चुका हूं, कहता है कैलकुलेट कीजिए इन्वेंट्री वैल्यू बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। डिफरेंट मेथड्स। अब सबसे पहला मेथड देख लो आप। सबसे पहले क्या है? फीफो। फीफो देख लो। अब फीफो में मुझे बताओ फीफो का मतलब क्या था? जो पहले आया होगा। अरे यार तुम याद नहीं दिलाते। फीफो का मतलब क्या है? जो पहले आया होगा वो पहले गया होगा, है ना। अब मुझे ये पता है कि मेरे पास क्लोजिंग यूनिट्स कितनी पड़ी हैं? 50 यूनिट्स मेरे पास क्लोजिंग पड़ी हैं, 50 यूनिट्स। अगर मैं फीफो के अकॉर्डिंग चलता हूं तो फीफो के अकॉर्डिंग ये 50 कौन सी यूनिट बच रही होंगी आपके हिसाब से? 20 मई वाली। 20 मई वाली, बिल्कुल। क्योंकि ये सारी बिकी होंगी 100 यहां से, क्योंकि जो पहले आती है वो पहले बिकती है। तो अगर 50 बची है तो वो 50 इसमें से होगी। और इसका रेट क्या है? 30 रुपए। तो 1500 रुपए क्लोजिंग वैल्यू आ गई फीफो के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप मेरे से लीफो पूछते हो, तो लीफो में कौन सी बची होगी? सर 50 50 कौन सी बची होंगी? लास्ट वाली। 1 जनवरी। नहीं, 1 पहले जनवरी। वाले 1 जनवरी वाली।
क्योंकि LIFO का क्या मतलब है कि जो लास्ट में आएगी, जो मैं लास्ट में खरीदूंगा उसे पहले बेचूंगा। हालांकि बड़ा बेकार सा मेथड है ये। ऐसे तो जो मेरी एक बार बच गई वो कभी बिक ही नहीं पाएगी ढंग से, और वो खराब हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी। इसीलिए LIFO सिर्फ एक थियोरेटिकल मेथड है, प्रैक्टिकली LIFO को यूज नहीं किया जाता। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 भी LIFO को यूज करने से मना करता है, बट AS2 ये कहता है कि थियोरेटिकली आप इसको पढ़ ले। तो हम लोग इसको पढ़ते हैं सिर्फ। तो LIFO में जो बाद में आई वो पहले चली गई, LIFO में जो बाद में आई वो पहले चली गई। तो बचेगी कौन सी? जो पहले की है, यही बचेगी आपके पास 10 रुपए के हिसाब से। तो 50 यूनिट इस बार 10 वाली बची, 500 आ गया। यहां तक कोई डाउट है किसी को तो बताइए। एवरेज प्राइस मेथड नाम से पता लग रहा है कि प्राइस का एवरेज कर लो, प्राइस का एवरेज कर लो। 10, 50, 40, 60, 30। 10, 50, 40। गलत लिखा क्या? सही तो है। और इसका एवरेज करो 5 से, 5 से डिवाइड करो। 50, 10, 60, 60, 40, 100, 160, 190 डिवाइडेड बाय 5, 38 रुपीज आ गया एवरेज प्राइस। क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालोगे? 50 यूनिट्स हैं बची हुई, उसको हम 38 से मल्टीप्लाई करेंगे। 38 इंटू 50 यूनिट्स, 1900 आ गया। 1900। क्लियर है? हाँ सर। वेटेड एवरेज प्राइस, वेटेड एवरेज प्राइस में क्या होगा? मेरा जो प्रोडक्ट होगा मैं उसको डिवाइड करूंगा। प्रोडक्ट को मतलब समझ लो, 100 इंटू 10, 50 इंटू 50, 28, 1500, 1650। अब इन सबको प्लस करो। इस चैप्टर में अकाउंट्स नहीं है, कोई जर्नल एंट्री नहीं, कोई लेजर नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ ये मैथ्स है इस चैप्टर में। 9450। तो वेटेड एवरेज में आपका जो प्राइस आता है वो प्राइस आता है प्रोडक्ट का सिग्मा डिवाइडेड बाय प्राइस का सिग्मा। प्राइस का यूनिट्स का। प्राइस। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। आई स्क्रीन आ गई ना? यस सर। कहाँ था मैं? हाँ जी, अच्छा वेटेड एवरेज सिग्मा प्रोडक्ट का सिग्मा डिवाइडेड बाय यूनिट्स होगा। यूनिट्स, यूनिट्स का सिग्मा नहीं, यूनिट्स मतलब, हाँ वो यूनिट्स का सिग्मा भी कह सकते हो आप। प्राइस का कोई खेल नहीं है। अब आपके पास प्रोडक्ट कितना है? 9450। 9450 डिवाइडेड बाय यूनिट्स कितनी है? 300। 1.5। तो 50 यूनिट्स इंटू 31.5 रुपीज 157। ये चारों मेथड मैंने आपके साथ डिस्कस किए एक एक करके। एक बार नोट करेंगे इसको।
नोट करेंगे इसको। सर इसमें इन्वेंट्री का मींस क्लोजिंग इन्वेंट्री हुआ। हाँ जी, ओके सर। हो गया सर। पढ़ूं आगे? हाँ सर। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन देखते हैं जरा इसके ऊपर। मैंने एग्जांपल आप लोगों के साथ लिखा, एक बार देखें इन्वेंट्री किस पेज पे आ रहा है। 107, 111। देखो इसमें ना क्वेश्चन नंबर टेन देखना एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 देखना। द फॉलोइंग आर द डिटेल ऑफ अ स्पेयर पार्ट ऑफ श्रीराम मिल्स। 1 जनवरी 2016 ओपनिंग इन्वेंट्री 0 है,
1 जनवरी 2016 को आपने 100 यूनिट परचेज की 30 रुपए के हिसाब से। 15 जनवरी 2016 आपने कंजम्पशन के लिए इशू कर दी 50 यूनिट। फिर आपने परचेज की 200 यूनिट 40 के हिसाब से। 15 फरवरी को आपने इशू कर दी और फिर 20 फरवरी को आपने इशू कर दी। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री क्लोजिंग इफ कंपनी फॉलो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस। अब इस एग्जांपल में और जो एग्जांपल मैंने लिया उसमें क्या फर्क आ रहा है? इशू इसमें जो इशू है उसकी डेट्स हैं, अलग अलग डेट पर इशू हो रहा है। जो मैंने एग्जांपल लिया था वो तो एक बेसिक एग्जांपल था जहां पे इशू की कोई डेट नहीं थी, बस आपको ये बता दिया था कि हाँ जी इतने इशू है तो इतने बचे। लेकिन यहाँ करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाएगा, थोड़ा सा क्या, थोड़ा ज्यादा ही अलग हो जाएगा। ध्यान से देखना, पहला और आखिरी क्वेश्चन होगा अच्छी क्लास का, ये इसके बाद क्लास वाइंड अप होगी। बिल्कुल ध्यान से देखना, पर इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। इसका मतलब क्या है? किसका मतलब? इशू फॉर कंजम्पशन मतलब सेल। नहीं, इसका मतलब है हम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चलाते हैं, हमने रॉ मटेरियल परचेज किया हुआ है और उस रॉ मटेरियल को हम इशू करते हैं अपनी फैक्ट्री में फिनिश गुड्स को बनाने के लिए। मतलब खुद ही यूज करने का। अच्छा, मेरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और मान लो मैं प्लास्टिक बोतल बनाता हूँ, उसके लिए मैं प्लास्टिक परचेज करता हूँ, तो जितनी प्लास्टिक रॉ मटेरियल परचेज करूंगा सारी एक साथ तो इशू हो नहीं जाएगी, मैं उसे धीरे धीरे अपने प्लांट्स में डालूंगा, तो उसे इशू करना कहते हैं। हाँ ठीक है, सर आ गया। अब इसमें हम लोग ना एक स्टॉक लेजर बनाते हैं, ध्यान से देखना। डेट, रिसिप्ट, इशू, बैलेंस। अब हर एक में ना रिसिप्ट में अपनी चलेगी, जैसे क्या, कितनी क्वांटिटी थी, क्या रेट था, क्या अमाउंट था। ऐसे ही इसमें इशू में भी क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, सब में चलेगी ये अपनी अपनी। कुछ इस तरीके से नजर आएगा ये फॉर्मेट अपने पास। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले 1 जनवरी को ओपनिंग कुछ नहीं है, 1 जनवरी को परचेज हुई 100 यूनिट 30 के हिसाब से। 1 जनवरी 2016 परचेज हुई 100 यूनिट 30 के हिसाब से, कितना हो गया? 3000। इस डेट पर कुछ भी इशू नहीं हुआ तो मेरे पास बैलेंस आ गया 100 यूनिट 30 के हिसाब से 3000। उसके बाद 15 जनवरी को आपने इशू की 50 यूनिट, तो 15 जनवरी 2016 को आपने इशू की 50 यूनिट। अब ये 50 यूनिट किस में से जाएगी? सर इसी में से जाएगी, और तो कोई यूनिट अभी है ही नहीं, तो इसी में से जाएगी 30 के रेट पर। 1500 चली गई, बैलेंस क्या बचा? 50 यूनिट बची 30 के हिसाब से 1500 रुपए। जल्दी बोलो हाँ की ना। यस। अब मैं आगे जब बढ़ा, जब मैं आप लोगों के लिए आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि 1 फरवरी को मैंने फिर परचेज की 200 यूनिट 40 के हिसाब से। 1 फरवरी को मैंने फिर परचेज की 200 यूनिट 40 के हिसाब से 8000। बैलेंस क्या कहते हो? बैलेंस क्या आएगा? 50 यूनिट 30 के हिसाब से 1500 का आएगा और 200 यूनिट 40 के हिसाब से 8000 आएगा। ऐसे ही आएगा ना, यही बैलेंस आएगा आपके पास। सर दोनों को 50 30 15। ये लाइन बंद हो गई ना सर, ये लाइन बंद हो गई। तो सर दोनों लिखना है? हाँ ये दोनों direct लिखने हैं। नहीं डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, उसका रीजन बताऊंगा अभी क्यों। आप डायरेक्ट कर ही नहीं पाओगे। अब 1 फरवरी के बाद मैंने जब 15 फरवरी को इशू किया है 100 यूनिट, मैंने 15 फरवरी को इशू की 100 यूनिट, तो ये 100 यूनिट किस में से जाएगी? फीफो है। 50 तो जाएंगी 50 वाली में से और 50 200 में से जाएगी सर। 50 तो जाएगी 30 वाले में से और 50 जाएगी 40 वाले में से। बोलो जो पहले है, पहले तो मैं उसे खत्म करूंगा क्योंकि वो है ही सिर्फ 50 और मैंने इशू करनी है 100, तो बची हुई 50 उससे नीचे वाले में से जाएगी।
तो इसीलिए अलग अलग लिखना पड़ रहा था। 100 यूनिट चली गई, 1500 की ये, 2000 की ये। अब बैलेंस कितनी बची? पहले वाली 50 तो बची नहीं, अब सिर्फ 150 बची, वो भी 40 वाली। जल्दी बोलो उठो, हाँ कि ना? हाँ सर। यस। अब 15 फरवरी की कहानी हो गई पूरी। अब 15 फरवरी के बाद 20 फरवरी को मैंने और इशू करी 100 यूनिट। 20 फरवरी 2016 को मैंने और इशू की 100 यूनिट्स। तो 100 यूनिट्स किस में से जाएगी? 40 वाली बची उसी में से जाएगी, और तो कुछ बचा ही नहीं हुआ। तो बैलेंस कितना आ गया भाई? 150 थी यहां पे, तो ये खत्म हो गया था। 150 थी, उस 150 में से 100 चली गई तो 50 बची, 40 वाली 2000, और यही आपका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। कोई डाउट है तो बताइए। ये होता है जब डेट पर इशू होता है। नोट करेंगे इसको, नोट करेंगे इसको। तो ये जो आया वही फाइनल आंसर है? हाँ जी, 2000 फाइनल आंसर है। क्या पूछा था उसने? फाइंड आउट द वैल्यू ऑन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस 2000। वैल्यू पूछिए ना, वैल्यू 2000। हो जाए तो बता देना। हो गया सर। सबका हो गया? यस सर। यस सर। ठीक है, अब मैं क्लास को तो ओवर कर रहा हूं, आपको क्वेश्चन देके जा रहा हूं। इसमें पहला क्वेश्चन तो कर लेना, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क रहेगा, वही है फाइंड द वैल्यू, और इसमें आप मेथड यूज करोगे फीफो एंड लीफो, दोनों मेथड से बनाओगे। प्रीवियस एग्जांपल ये आपके परचेज की यूनिट्स हैं, और ये आपकी सेल की यूनिट्स हैं, मतलब इशू की यूनिट्स हैं। ठीक है जी? तो पहला और दूसरा सर दोनों को, तो इसमें भी ये जो भी आपने बताया वही बनेगा? हाँ वही बनेगा, स्टॉक लेजर ही। तो इसमें लीपो कैसे लगेगा? भाई आप दिमाग लगाना एक बार, सीए फाउंडेशन में हो, थोड़ा तो दिमाग अपना भी लगाना पड़ेगा, वरना मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा ही। लीफो में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। जैसे यहां पर हमने 100 यूनिट इशू करी थी, तो अगर लीफो होता तो वो 100 यूनिट इसमें से चली जाती सीधा। हाँ सर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। इस संडे अभी कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन नेक्स्ट संडे की तैयारी शुरू कर देना। रेक्टिफिकेशन, कंसाइनमेंट, एनपीओ तीनों लूंगा। रेक्टिफिकेशन में अभी भी दिक्कत आ रही है आप लोगों को, रेक्टिफिकेशन, कंसाइनमेंट और एनपीओ तीनों लूंगा। सर रेक्टिफिकेशन टेस्ट की तीसरी एंट्री बता देना फर्स्ट क्वेश्चन। मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, अभी एक बार, आज नहीं बताऊंगा। अभी एक दो पेपर और चेक होने रह रहे हैं, वो दे देता हूं करके, फिर मैं बताता हूँ। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं उसको एक बार, लेकिन तैयारी शुरू कर देना नेक्स्ट संडे के लिए। थैंक यू, बाय बाय। बाय सर। कनिष्का। यस